Hi guys, welcome to your channel Barnwal Tutorials Knowledge Wisdom. Here I am Vikas Kumar Barnwal. You are watching the most important class, which is the UGC NET Commerce Paper 2 and one special topic. So let's see what are the most important questions and one special topic. चलिए उससे पहले देश दुनिया से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को और करंट अफेयर्स से जुड़ी हुई जानकारियों को बता दूं मैं। तो हमारे आयकर विभाग ने जो है एक बड़ी राशि जो है सीबीडीटी ने जो है वो रिफंड किया है, रिफंड कर भुगतान किया है। तो वो क्या राशि आप इसके सवाल में देखोगे। उसके बाद सेबी ने जो है कई फैसले लिए हैं। स्वेट इक्विटी पर जो है बड़ा फैसला लिया गया है। इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म पर जो सूचीबद्ध नए जमाने की प्रौद्योगिकी कंपनियों को जारी किया जा सकता है, ये बातें की है। तो और बता दूं दुनिया के सबसे रईस व्यक्ति अब कौन बन गए हैं, ये सभी सवालों का आपको जवाब इस वीडियो में मिलेंगे। तो वीडियो को जरूर अंत तक देखिए और लोगों को शेयर ना करना भूलिए। जो भी कैंडिडेट यूजीसी नेट कॉमर्स पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं वो सभी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे क्लास में से जुड़ सकते हो, मेरे चैनल से बर्नवाल ट्यूटोरियल्स में। तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप सभी का ऑलवेज वेलकम है। तो आप सभी जुड़े और क्लास में जो भी कंटेंट उपलब्ध कराई जा रही है सभी का लाभ उठाएं। तो आप सभी का ऑलवेज वेलकम है। तो चलिए इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, लाइक कर दिए, शेयर कर दिए। यदि नहीं हो तो बेल आइकन प्रेस कर दिए ताकि ऑल काइंड्स ऑफ नोटिफिकेशन सबसे पहले सबसे आगे आपको मिल सके। तो चलिए इसी बातों के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो लगातार जो है भारत सरकार एक्सपोर्ट का जो लक्ष्य है, गोल है, उसको प्राप्त करने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। कई जो है सुझाव दिए गए हैं और उपाय भी किए गए हैं। इसमें से जो है मैन्युफैक्चरिंग में इजाफा की बात की जाए तो चलिए आज का पहला सवाल क्यों रुक करते हैं। एक वस्तु का व्यक्तिगत मांग वक्र खींचते समय किन निम्न में से कौन सा घटक स्थिर नहीं रहता। तो व्यक्ति का मौद्रिक आय, दूसरी वस्तु की कीमत, किसी वस्तु की कीमत और घ वस्तु की आदत। तो ग किसी वस्तु की कीमत जो है वो स्थिर नहीं रहता है, वो ऊपर नीचे यानी बढ़ता और घटता है। तो ये था आज का पहला सवाल। तो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर रुख करते हैं। एक उपभोक्ता के लिए किसी वस्तु का मांग फलन किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा फलन है, उस वस्तु की कीमत, संबंधित कीमतें, आय और उपरोक्त में सभी। तो आप सभी लोगों ने सुना होगा ये कि एक वस्तु की कीमत, किसी वस्तु का मांग फलन, किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा का फलन, ये सभी है, उपरोक्त में सभी यानी घ आपका सही विकल्प है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर रुख करते हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। कुछ एक दो क्वेश्चन आपको इसमें जो है अधिकतर तो करंट अफेयर्स जुड़े हुए सवाल हैं, लेकिन एक दो क्वेश्चन जो है रिपीट किए हुए क्वेश्चन हैं जो पूछे गए हैं। जब एक अधिकार के अंतर्गत एक अधिकारी एक ही वस्तु के लिए विभिन्न उपभोक्ताओं से भिन्न भिन्न मूल्य वसूल करता है तो उसे क्या कहते हैं। पूर्ण अधिकार कहते हैं, विभेदात्मक एकाधिकार कहते हैं, सार्वजनिक एकाधिकार कहते हैं, व्यक्तिगत एकाधिकार कहते हैं। तो आपका सही जवाब क पूर्ण अधिकार कहते हैं। जब पूर्ण अधिकार किसी पर होता है तो अलग अलग तरह का जो है टैक्स वसूलता है या और भी जो है वसूलने का काम करता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। अनुबंध के सिद्धांत निम्न में से कौन से हैं। तो क निष्पादन की कठिनाई, ख वेबसाइट असंभवता, ग हड़ताल, तालाबंदी, दंगे या नागरिक उपद्रव और घ उपरोक्त में सभी। तो आपका सही जवाब 4 नंबर यानी 4 का जो है घ यानी उपरोक्त में सभी, ये आपका सही उत्तर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बता दूं ये सभी करंट अफेयर्स से जुड़े हुए सवाल हैं, तो आप जरूर इसको याद रखिए या इसका प्रैक्टिस कर ले। चलिए आज का 5 नंबर चलते हैं। फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर्स की सूची में दुनिया का सबसे रईस व्यक्ति कौन बन गया है या किसे बनाया गया है। तो जेफ बेजोस, बर्नार्ड अर्नोल्ट, मार्क जुकरबर्ग, इनमें से कोई नहीं। तो ख बर्नार्ड अर्नोल्ट जो है सबसे दुनिया का अमीर व्यक्ति बन गए हैं। वो लुई वितो मोएत हेंसी यानी LVMH के चेयरमैन हैं, जो कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं, यानी 14,78,000 करोड़ की जो अमेरिकी डॉलर की संपत्ति इनकी है। नेक्स्ट चलते हैं। भारत सरकार चालू वित्त वर्ष 2021-22 में वस्तु के निर्यात कितने अरब डॉलर का रिकॉर्ड मिशन हासिल करना चाहती है। तो 400 अरब डॉलर, 500 अरब डॉलर, 300 अरब डॉलर, इनमें से कोई नहीं। तो का 400 अरब डॉलर प्राप्त करना चाहती है। तो उससे पहले बता दूं कि 2011-12 में जो है पहली बार वस्तुओं का निर्यात 300 अरब डॉलर हुआ था। उस समय जो है वाणिज्य उद्योग मंत्रालय ने जो है 2020 तक इस निर्यात को 500 अरब डॉलर तक ले जाने की रोडमैप भी तैयार किया था, लेकिन इस दिशा में जो है कोई सफलता नहीं मिली है। लेकिन इस बार मोदी सरकार लगातार प्रयासरत है। तो नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 7। आयकर विभाग ने फैसलेस या ई आकलन योजना के तहत शिकायतें दर्ज कराने के लिए कितने आधिकारिक ईमेल आईडी जारी किए हैं। तो क 4, ख 2, ग 3 और घ, इनमें से कोई नहीं। तो ग 3 ईमेल आईडी जारी की गई है जो आधिकारिक रूप से है।
तो इनमें है समाधान डॉट फैसलेस डॉट असेसमेंट एट द इनकम टैक्स डॉट gov डॉट गवर्नमेंट डॉट इन, समाधान डॉट फैसलेस डॉट पेनाल्टी डॉट इनकम टैक्स डॉट gov डॉट इन और समाधान डॉट फैसलेस डॉट अपील एट द इनकम टैक्स एट gov डॉट इन। ये 3 वेबसाइट हैं। न चलते हैं, सीबीडीटी ने 1 अप्रैल से 2 अगस्त तक आयकर रिफंड की मद में कितनी राशि का भुगतान किया है? तो मैं बता दूं 45,897 करोड़ रुपया, यानी घा आपका सही विकल्प है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बता दूं कि एक कॉर्पोरेट करदाताओं की में जो है 32,203 करोड़ रुपए लौटाए हैं, जिसमें से 1,19,173 कॉर्पोरेट करदाताएं थे। उसी तरह से 13,694 करोड़ रुपए का भुगतान 20,12,802 व्यक्तिगत करदाताओं को लौटाए गए। न चलते, आरबीआई ने अभी तक कितनी बार रेपो दर में कोई परिवर्तन नहीं किया है? तो 7वीं बार, 5वीं बार, 10वीं बार, 8वीं बार। तो 7वीं बार जो है 2 दिन पहले ही जो है बैठक हुई थी, जिसमें आरबीआई ने, शक्तिकांत दास ने जो है महंगाई को लेकर चेतावनी दी है और इसके साथ ही रेपो दर और भी जो भी दर है उसमें कोई तरह का परिवर्तन नहीं किया है। तो ये 7वीं बार है जो अभी तक परिवर्तन नहीं की गई है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल बन सकते हैं, तो आप सभी इसको याद रखें आने वाले समय यूजीसी नेट एग्जाम के लिए। नेक्स्ट और आखिरी सवाल, कोरोना की वजह से पिछले 1 वर्ष में माइक्रो एटीएम की संख्या में कितना फीसदी का बढ़ोतरी हुई है देश भर में? तो 30%, खा 50%, गा 70% और घा इनमें से कोई नहीं। तो खा 50% में जो है बढ़ोतरी हुई है देश भर में। बिल्कुल होनी भी चाहिए, क्योंकि आप पब्लिक सेक्टर में या फिर क्राउड वाले एरिया में ना जा करके लोग जो है खुद जो है इंडिविजुअल व्यक्तिगत रूप से जो है इस तरह का माइक्रो एटीएम का इस्तेमाल बड़ी संख्या में कर रहे हैं। चलिए आज को मैं आपको BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के बारे में बताने वाला हूँ। BIS की स्थापना 1930 में वर्साई की संधि द्वारा लगाए गए जर्मन युद्ध की मरम्मत के लिए संशोधन गृह के रूप में की गई थी। मूल सदस्य जर्मनी, बेल्जियम, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, जापान, अमेरिका और स्विट्जरलैंड थे। बैंक की स्थापना के तुरंत बाद मरम्मत बंद कर दी गई और BIS सहयोग के लिए एक मंच और केंद्रीय बैंकों के लिए लेनदेन के लिए एक प्रतिपक्ष बन गया। अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जिसका उद्देश्य वैश्विक केंद्रीय बैंकों के समन्वय और उनके मौद्रिक नीति प्रयासों के माध्यम से वैश्विक मौद्रिक और वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देना है। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट को अक्सर केंद्रीय बैंकों के लिए केंद्रीय बैंक कहा जाता है, क्योंकि यह यूरोपियन सेंट्रल बैंक और फेडरल रिजर्व जैसे संस्थानों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता है। इन सेवाओं में सोने और मुद्रा लेन देन करने के साथ साथ अल्पकालीन संपार्श्विक ऋण बनाना शामिल है। तो BIS की स्थापना अब जो जरूर याद रखोगे, इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर्स जो हैं, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं उसको आपको याद रखना है, ना कि इसके बारे में पूरी विस्तार से जाननी है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये कब इसका स्थापना हुआ, इसके संस्थापक में से कौन से देश जो है शामिल हुए थे, तो ये सब आपको जानकारी रखनी है। ये क्या कार्य करता है, इसका उद्देश्य क्या है, ये सभी जानकारी रखने हैं। तो आपको मैं आगे कार्य के बारे में बताने वाला हूँ। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बैंक आधिकारिक तौर पर तटस्थ था, लेकिन इसे व्यापक रूप से नाजी युद्ध के प्रयास को बढ़ावा देने के रूप में देखा गया था। इसकी शुरुआत 1939 की शुरुआत में चेकोस्लोवाकियाई राष्ट्रीय बैंक के सोने को जर्मनी के रिच बैंक में स्थानांतरित करने के साथ हुई थी। युद्ध के अंत में मित्र राष्ट्र बंद करने के लिए सहमत हुए। BIS नीचे लेकिन निर्णय लागू नहीं किया गया था, आंशिक रूप से जॉन मेनार्ड कीन्स के आग्रह पर, जबकि ब्रिटेन वुड्स समझौता प्रभावी रहा। BIS ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा परिवर्तनीयता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने 18 देशीय यूरोपीय भुगतान संघ के एजेंट के रूप में काम भी किया। ये एक निपटान प्रणाली जिसने 1950 से 1958 तक यूरोपीय मुद्राओं के बीच परिवर्तनीयता को बहाल रखने में मदद की। BIS बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति की सचिवालय की मेजबानी करता है और इसके साथ ही 1988 के बेसल कैपिटल समझौते, 2004 में बेसल 2 ढांचे और हाल ही में बेसल 3 ढांचे की स्थापना में केंद्रीय भूमिका निभाई। BIS बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति की सचिवालय की मेजबानी करता है और इसके साथ 1988 के बेसल कैपिटल समझौते, 2004 में बेसल द्वितीय ढांचे और हाल ही में बेसल 3 ढांचे की स्थापना में जो है केंद्रीय भूमिका निभाई है। तो BIS जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसी संस्था है जो काफ़ी जो है लोन के साथ साथ काफ़ी फैसिलिटी जो है प्रोवाइड करवाती है। यहाँ तक कि फेडरल रिजर्व, यूरोपियन यूनियन बैंक को भी जो है प्रोवाइड करवाती है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग मार्केट वैल्यू है, अलग जो है गुडविल है। तो ये एक संस्था के रूप में उभरी है जो लगातार काम कर रही है
और जो है प्रयासरत है अभी तक। तो चलिए, ये था आज का रिपोर्ट। आई होप आज की क्लास से आपको काफ़ी कुछ संतुष्टि मिली होगी, आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा, जाना होगा, और आप लोगों के जो भी सवाल हैं BIS से जुड़े हुए आप लोगों ने इसमें जो है साझा किए होंगे, और आप लोगों को जो भी सभी का जवाब मिला होगा। तो चलिए, इसी के साथ आप सभी से अलविदा लेता हूँ। नेक्स्ट नए क्लास के साथ मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार। सबक है स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। तो कल का क्लास जरूर करें, लिंक मैंने शेयर कर दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो थैंक यू वेरी मच।